अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम परसेप्शन एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग के 3 लेक्चर्स पर मुश्तमिल सीरीज़ के पहले लेक्चर को डिस्कस करेंगे। इस पूरे सीरीज़ के कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है परसेप्शन को समझना एंड those factors which are influencing it will be discussed and will be explicated in this. Second learning objective है कि what is attribution theory, how it helps us in our perception building, और थ्री डिटर्मिनेंट्स क्या है एट्रीब्यूशन के, इसके हेल्प से हम परसेप्शन डेवलपमेंट को या परसेप्चुअल प्रोसेस को समझ सकते हैं. Then the third learning objective is to identify those shortcuts which we as an individual use in making judgments or decisions about others, making mind about others. So ये 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम लेक्चर 1 में कवर करेंगे, फिर उसके बाद अगले 3 सेकेंड लेक्चर में, और उससे अगले 3 हमारे थर्ड एंड लास्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज में होंगे. सेकेंड लेक्चर के हैं एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग. परसेप्शन हमारे डिसीजन मेकिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करती है हम वो डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ हम जो डिसीजन मेकिंग मॉडल्स हैं वो डिस्कस करेंगे. रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल, बाउंडेड रैशनैलिटी डिसीजन मेकिंग एंड इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग. And then we will be discussing and we'll be knowing about the common decision biases or errors, which is usually happen while taking decisions. ये 3 हम सेकेंड लेक्चर में कवर करेंगे, और थर्ड एंड लास्ट लेक्चर में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस और ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट्स का इफेक्ट देखेंगे डिसीजन मेकिंग पे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. Then we will be turned to the ethics in the decision making, how ethics play a role in our decision and how ethics can influence our decision. And at the end, we will be defining creativity and its 3-component model of creativity. So let's start discussing perception. Perception है क्या? Perception is a process by which individuals organize and interpret their sensory impression in order to give meanings to their environment. हमारे इर्द गिर्द जितनी चीजें मौजूद हैं उन सारे चीजों को हम कैसे समझ रहे हैं, उन चीजों को, उन ऑब्जेक्ट्स को, इन इंडिविजुअल्स को, उस फिनोमेना को हम कैसे समझते हैं, क्या मीनिंग देते हैं, दैट इज परसेप्शन. मतलब हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं उसकी रियलिटी क्या है. सो व्हाट वी आई यूज्ड टू से कि बिहेवियर्स, जो परसेप्शन ऑफ द रियलिटी क्या है, क्योंकि we are not dealing in OB what reality is, because this is a very big question and which is dealt by a branch of the science or philosophy, ontology, जहाँ पे reality discuss होती है, what is reality, how we can find it वगैरह वगैरह. OB का जो कंसर्न है वो ये है कि जो परसेप्शन हमारी है वो बिल्ड कैसे होती है, इन्फ्लुएंस कैसे होती है ऑन डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू अस. वन ऑफ देम इज डिसीजन मेकिंग. परसेप्शन बिल्ड कैसे होते हैं, परसेप्चुअल प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है. तो हमारे जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, वो 5 सेंसेस से हम सेंसरी इनपुट्स लेते हैं. वो सेंसरी इनपुट्स रिसेप्टर्स के जरिए हमारे माइंड, ब्रेन के अटेंशन ग्रैब करते हैं. क्योंकि अटेंशन ग्रैबिंग ना हो उन सेंसरी इनपुट्स की, तो फिर हम चीज़ें मिस कर जाते हैं और हम उसको जो आगे के इसके स्टेप्स है जिसमें इंटरप्रिटेशन, रिस्पॉन्स एंड परसेप्शन बिल्डिंग है. ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन वी आर असाइनिंग मीनिंग टू दोज सेंसरी इनपुट्स जिसको प्रोसेसिंग के थ्रू हम गुजारते हैं. ये इंटरप्रिटेशन हमारे previous experiences, memory of conscious, unconscious and subconscious पर डिपेंडेंट होता है. अब जाहिर सी बात है कि हमें सेंसरी इनपुट्स तो बहुत सारे मिलते हैं. अकॉर्डिंग टू वन स्टडी इट इज अराउंड अबाउट 1 लाख.
अगर मिल जाए तो उसमें से हम 10 to 15,000 यूज करते हैं। अब दैट 10 to 15,000 जो है इसको हम अटेंटिवली अगर प्रोसेस करें, इंटरप्रेट करें, तो हम उसको मीनिंग असाइन करते हैं, और इसीलिए जो रेस्ट है वो इधर उधर हो जाते हैं और वो हमारे अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में रह जाते हैं, जिनका भी एक अपना इफेक्ट है हमारे परसेप्शंस पे और हमारे डिफरेंट साइकोलॉजिकल फिनोमेना पे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट दो सेंसरी इनपुट्स व्हिच आर बीइंग attentively taken and then interpreted accordingly, and assignment of meaning is done, and then consequentially we have perception about that thing, that phenomena, that event, that individual. इसी तरह तीन चीजें हैं जो परसेप्शन बिल्डिंग को अगेन आप इन्फ्लुएंस करती हैं। वन ऑफ देम इज सिचुएशन where we are perceiving about that specific phenomenon, individual, event, or thing, okay, any object. One among then is the situation is then consist of the time, in which time we are perceiving, at which time we are perceiving, in the morning, in the beginning, and afternoon, and the evening. So जिस टाइम में हम उसको परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं, उस परसेप्शन के बिल्डिंग का टाइम इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज वी हैव स्टडीड द टाइम एंड day of week has an effect on our emotions and moods. So उस moods और emotions के साथ साथ हमारी perception build होती है, तो इसीलिए it is important कि कौन से टाइम में हम perception का perceptual process हमारा चल रहा है। Then second comes the work setting. ये perceptual building किस चीज के बारे में हो रहा है, वो चीज किस वर्क सेटिंग से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज रिलेटेड टू माई बॉस ऑफिस, और where I am boss, or where we are colleagues, इन तीन डिफरेंट सिनेरियो में एक ही चीज के शायद मुतालिक हमारी परसेप्शन डिफरेंटली बिल्ड हो जाए, so that work setting is important, और उसकी जो composition है that is important, where we are perceiving about things. And then comes the social setting. सोशल सेटिंग ये है कि ये वर्क प्रोसेस जो है, ये वर्क प्रोसेस हमारा ये वर्क सेटिंग जो है ये किसी आइसोलेशन में नहीं है, it is in a society, in that society we are located, so the social fabric, the value system, the instrumental values, the terminal values, all are affecting our work setting and our situation as well. So this is in subsequently influencing our perception. इसके साथ साथ जिस phenomenon, जिस individual के बारे में हमारी perceptual process हो रहा है, so उसके size, intensity, background, novelty, proximity, and motion are also influencing our perceptual building process. Because the size, if it is a big size and we are having only one perspective, जहां तक हम देख सकते हैं उसको कैप्चर कर लें, तो उससे मुतालिक जितनी हमारी सेंसरी इनपुट्स होती हैं, वो सेंसरी इनपुट्स हमारे परसेप्चुअल बिल्डिंग में प्रोसेसिंग में जब मीनिंग असाइनमेंट होती है, तो मीनिंग के अकॉर्डिंगली उसको जितना हमने देखा होता है उसके अकॉर्डिंगली, जितना हमने समझा होता है उसके अकॉर्डिंगली मीनिंग असाइनमेंट होती है। आई थिंक इज अ स्मॉल वन व्हिच वी कैन कवर ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स, सो दैट विल बी अगेन प्रोसेसिंग थ्रू सेंसरी इनपुट्स, और वो सेंसरी इनपुट्स जो है हमें उस चीज के बारे में बताएंगे। Then intensity, how intense that is, what is the frequency of that, how जो है देखने में कैसे है, क्या वो intensity in terms of its looks है, in terms of its happening है, वो कितनी है। अगर ज्यादा है तो ज्यादा, जितनी ज्यादा हम उसके सेंसरी इनपुट्स ले सकेंगे उतनी ही हमारी परसेप्चुअल प्रोसेस जो है वो फाइनली ट्यून्ड होगा। इसी तरह हम बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कई तरह के हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी, फिजिकली भी। वी आर मोर इंटरेस्टेड ऑन अ फिजिकल बैकग्राउंड। फिजिकल बैकग्राउंड मींस किस जगह पे वो, जहाँ पे हम उसे देख रहे हैं, जहाँ पे हम उसे सेंस कर रहे हैं, वहाँ का बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड हमारे साइट के हिसाब से हो सकता है, साइट मींस के हम देख रहे हैं तो उसके पीछे क्या है, क्योंकि जो बैकग्राउंड के कलर्स है दैट कैन affect our perception about the thing being perceived. इसी तरह वो एक नाइजी जगह पे है, अब नाइजी जगह पे जो टारगेट बोल रहा है, तो टारगेट की जो अपनी वॉइस है, वो वॉइस विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट नॉइस इन द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड वॉइसेस की वजह से उसकी अपनी वॉइस डिस्टर्ब होगी, जब हम तक पहुंचेगी जो हमारे सेंसरी इनपुट्स हैं
that will not be as finely tuned as in case of silent environment. So background जो है वो मैटर करते हैं इस टारगेट के बारे में. फिर है novelty. Novelty means the thing happening to us is external to us, is new to us, or it is we have been through this so many times. It may be a new entrant in as an new entrant employee. It may be a new phenomena, and it may be new happening. It may be a new events. So उसकी नावेलिटी जितनी है, नावेलिटी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हम उसे ले सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को बेस बनाते हुए जब हम उसको प्रोसेस करते हैं, तो जितनी हम सेंसरी इनपुट्स ले सकते हैं, इफ इट इज नावल, अब नावल चीजों को बताने हम नई सेंसरी इनपुट्स लेंगे, लेकिन अगर पुरानी चीज है तो हम जो अक्सर परसेप्चुअल जजमेंटल एरर्स कर जाते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेस पे, प्रीवियस इंटरेक्शंस के बेस पे, इनकाउंटर के बेस पे करते हैं. नॉवेल्टी की सूरत में है कि हम नए सेंसरी न्यूरॉन्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे एंड वी विल बी डूइंग दैट. फिर proximity, how much we are close or how much target is close with to us. If it is closed one, ठीक है जी, तो फिर we will be having more sensory inputs about those things, and if it is not, then it will be the other way around. So जितनी हम ज्यादा उसके sensory inputs ले सकते हैं, हमारी जो assignment of meaning है, that will be finely tuned. Then comes the motion of the target. Motion क्या, जो target है वो static है, static नहीं है, तो static है, so we will be having much more sensory inputs about that thing, and a finely tuned assignment of meaning. अगर नहीं है, motion में है, then there will be uncertainty about the more details about the things. Then comes we as a I as a perception, I as an individual, जो perceiver है वो as an individual जब उस चीज को perceive करता है तो उसकी different चीजें उसको affect कर रही होती है. For example, an individual attitude is cognitive pattern, cognitive schema. हमारे जो programming है वो programming कैसी है, हम चीजों को किस नजर से देख रहे होते हैं, क्योंकि different people have a different perspective, different attitudinal मैकअप, डिफरेंट एटीट्यूडनल स्ट्रक्चर. जब उन चीजों से दे होकर वो चीजें परसेप्शन में आ रही हैं, one thing will be perceived by different people differently because of their attitudinal makeup, because of their attitudes. Second comes the motives. हम देखते हैं कि जो परसीवर है उसका मोटिव क्या है, वो क्यों परसीव करना चाह रहा है, उसके परसेप्चुअल की जो कहानी है वो किस चीज से रिलेटेड है. क्या वो इसलिए इंटरेस्टेड है, वो इस बंदे को लर्निंग के प्रोस्पेक्ट से देख रहा है. अगर लर्निंग प्रोस्पेक्ट है तो देन he or she will be trying to get as much as sensory inputs as he or she can, so that in that case जो है वो perception will be finely tuned. Then interest in the phenomena, in that thing we are perceiving, and his general interest as well. For example, एक artistic बंदा जो है वो एक नॉन आर्टिस्टिक चीज के बारे में perceptual build करना बैठ रहा है, so उसका जो perceptual है आर्टिस्टिक बनने का नॉन आर्टिस्टिक चीज के बारे में, और नॉन आर्टिस्टिक बनने का एक आर्टिस्टिक चीज के बारे में. फॉर एग्जांपल, एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की कोई चीज है जो कि एक नॉन आर्टिस्टिक बंदे को अजीब लग रही है, because for them it is a concern of something else. लेकिन वही बंदा जब उसको देख रहा होता है कि जी जो आर्टिस्टिक बंदा है वो एब्स्ट्रैक्ट चीज को परसीव कर रहा है, so he or she will be perceiving it differently. इसी तरह एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे हमारे परसेप्शंस क्या थे क्या नहीं थे. इसके साथ साथ हम एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं कि what we are expecting from this thing, this phenomena, this individual, जिसके बारे में हमारी परसेप्शन हो रही है. If it is the case that we are perceiving it, so हम उसके मुताबिक जो परसेप्शंस है वो हमारे थोड़े से डिफरेंट होंगे. जी. Then we come to the attribution theory. अब attribution theory जो है, so attribution theory जो है, when we are trying to explain the behavior of others, जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी बंदे को, उसके बिहेवियर्स को, वो उसके बैठा हुआ है, बात कर रहा है, हंस रहा है, गुस्से है,
देन वी ट्राई टू एक्सप्लेन देयर बिहेवियर, उस बंदे के बिहेवियर को हम अपने उसके स्टेट ऑफ माइंड को हम अपने स्टेट ऑफ माइंड के मुताबिक भी एट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। अब एट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट है क्या, होता कैसे है, कैसे ये हेल्प आउट करता है। सो एट्रीब्यूशन थ्योरी ट्राई टू एक्सप्लेन द वेज वी जज पीपल डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग वी एट्रीब्यूट टू बिहेवियर। परसेप्शन बिल्डिंग में हमने बात की थी कि उसमें से इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है कि किस तरह हम चीजों को मीनिंग असाइन करते हैं, मीन्स हम एक एट्रीब्यूशन करते हैं टुवर्ड थिंग्स। इसी तरह जब बिहेवियर के मुतालिक हम एट्रीब्यूट करते हैं तो वो उसकी वजह से हमारी जो परसेप्शंस हैं, जजमेंट है, वो डिफरेंट होती है अबाउट सर्टेन थिंग्स। सो हाउ वी एट्रीब्यूट इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट थिंग्स, विल बी डिस्कसिंग दैट। फिर एट्रीब्यूशन हमें ये भी सजेस्ट करती है कि क्या ये बिहेवियर जो है ये इस बंदे की इंटरनली कास्ड है या एक्सटर्नली कास्ट टू दिस पर्सन। इंटरनली और एक्सटर्नली क्या है, लेट्स सी दैट एज वेल। इंटरनली कास्ट का मतलब ये है कि जो पर्सनालिटी है, जो पर्सनालिटी मेकअप है, पर्सनालिटी कंपोजिशन है एक बंदे की, वो पर्सनालिटी कंपोजिशन जो है वो कैसे है। Means he is more extrovert, introvert, disciplined, neurotic, open to experience, or any other way. एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब ये है कि ये इस बंदे की इंटरनल का नहीं है, बाकी जो बाहर की इन्वायरमेंट है वो बाहर की इन्वायरमेंट इसको अफेक्ट कर रही है इसके बिहेवियर को। इंटरनली में हम कह रहे हैं कि इसकी जो अपनी पर्सनालिटी है, जिसकी अपनी डिस्पोजिशनल ओरिएंटेशन है, वो ओरिएंटेशन है इसका बिहेवियर्स को काज करती हैं, उसके बिहेवियर को शेप करती हैं। जबकि हम दूसरे एक्सटर्नली की बात करें तो एक्सटर्नली में ये होता है कि सिचुएशन इज फोर्सिंग a person to exhibit a behavior। जैसे हमने सिचुएशन स्ट्रेंथ थ्योरी में पढ़ा था कि अगर सिचुएशन स्ट्रांग है तो दैट स्ट्रांग सिचुएशन इज कंपेलिंग अस टू exhibit a standard behavior। सो इसी तरह की अगर कोई बिहेवियर है जो कि सिचुएशन की वजह से कॉज हो रही है, सो दैट विल बी बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल थिंग। सो ऑब्जर्वेशन होती है, हम सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी रिसेप्टर्स के जरिए सेंसरी इनपुट्स लेते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, देन इंटरप्रेट करते हैं बेस्ड ऑन आवर मेमोरी, बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन आवर previous encounters, and then we attribute a cause that it is internally caused or it is externally caused। अब तीन की चीजें हैं इंडिविजुअल बिहेवियर में कि किस तरह उसकी जो एट्रीब्यूशन ऑफ काज है वो कैसे है। द वन इज डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल बिहेवियर। अब डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल बिहेवियर है, हम एक एग्जांपल को साथ लेके चलेंगे, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू comprehend these things। फॉर एग्जांपल दो बंदे लेट आते हैं, जो बंदा है, जो बॉस है मिस्टर एक्स, और जो दो आने वाले हैं मिस्टर वाई एंड जी। अब मिस्टर वाई जो है वो आता है, आज 10 मिनट लेट आया है, बट he has never been late, or he once in a blue moon is used to be late, while Mr. Z is used to be late। अब मिस्टर वाई का जो बिहेवियर है, इंडिविजुअल बिहेवियर है, ये डिस्टिंक्टिव है बिकॉज ही इज नॉट यूजुअली टू डू दैट। चूंकि अब ये डिस्टिंक्टिव है, सो ये इसकी हैबिट नहीं है, ही इज नॉट अ हैबिचुअल लेट कमर। सो जब हैबिचुअल लेट कमर नहीं है, मींस ये इसकी पर्सनालिटी या डिस्पोजिशनल ओरिएंटेशन की बात नहीं है, रादर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो इम्पोज कर रहा है उस पर ये बिहेवियर। जबकि मिस्टर जी हैबिचुअल है, सो हैबिचुअल मींस इट इज हिज पर्सनालिटी व्हिच इज कंपेलिंग हिम, इसकी वजह से इंटरनली काज्ड। फिर कंसेंसस है। अब फॉर एग्जांपल ये तो दो बंदे हुए, पर फॉर एग्जांपल वी हैव 10 पीपल्स जिनको हमने टास्क दिया है, एंड majority of those come did the task in about ज्यादा टाइम और टाइम हो जाता है उसका, जो टाइम जो डिले जो है ओवर स्केड्यूल, ओवर क्या कहते हैं,
डिले हो जाते हैं उसके काम। फॉर एग्जांपल एक टास्क जो हमने उनको दिया था 1 महीने 10 दिन में, उन्होंने 1 महीना 15 दिन गुजार दिए। लेकिन जब हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि यूजुअली 10 में से 8-9 लोग ऐसे होते हैं जो यूजुअली इसी तरह इस टास्क को 4-5 दिन के डिले के साथ करते होते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई दिस इज नथिंग समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन, रादर इट इज समथिंग विद द टास्क। अब वो जो टास्क है, बिकॉज इट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ दैट पर्सन, so that's why this delay is now this delaying behavior is attributed to the external environment, to the external, because it is externally caused. The task, nature of the task जो है उसकी वजह से है। जो कुछ एक आध बंदा ऑन टाइम कर लेता है तो विशेष कि ये बंदा और हार्ड वर्किंग है, वो उसने ओवर टाइम लगाया है, एफर्ट ज्यादा लगाई है, सो इसकी जो अपनी पर्सनालिटी है वो इसको ऑन टाइम कंप्लीट करने में मदद देती है। सो दैट्स हाउ ही इज डूइंग थिंग्स ऑन टाइम। बट वो एक आध बंदा है, वो एक आध बंदा, इसीलिए वो उनको इंटरनली कास्ट है। कंसिस्टेंसी ये है एक ही बंदा डिफरेंट सिचुएशन में सेम सिमिलर सिचुएशन में सेम वे पे रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल रखते हैं, जैसे हमने लेटनेस की बात की, वही जो कि डिस्टिंक्टिव में जिस बंदे का ये है कि वो वंस था तो वो एक्सटर्नली कास्ट, लेकिन जो बंदा इज ऑलवेज अ लेट कमर, सो ये कंसिस्टेंटली habitual latecomer is a consistent individual behavior। अब ये consistent individual behavior जो है latecomer, habitual latecomer की, ये है internally cause। इस बंदे की हम कहते हैं it's unreliable person, he is not self-disciplined। इसके मुकाबले में वो बंदा जो कि once in a blue moon, once in a month जो है लेट आता है, so we call KG it's externally caused। सो फिर आते हैं हम कि जी सेलेक्टिव परसेप्शन, व्हिच इज यू कैन से इशू विद आवर परसेप्शन। हम उन चीजों को जब हम किसी चीज को परसीव कर रहे हैं, सो वी मिस सम सेंसरी इनपुट्स, या हम उन सेंसरी इनपुट्स को लेते हैं जो हमारे काम के होते हैं, जो हम जैसे हम चाहते हैं, अगर उस तरह है तो हम उन चीजों को प्रोसेस में डाल देते सेंसेशन और एट्रीब्यूशन की। लेकिन जो चीजें डिस्कम्फर्ट या कंट्राडिक्ट करती है हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को, एक्सपेक्टेशन को, तो हम उससे सर्वे नजर करते हैं, वी से इसकी ये इस तरह काम नहीं होता। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, सेलेक्टिव एक्सपोजर होता है, सेलेक्टिव अटेंशन एंड सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन। हम सेलेक्टिव अटेंशन के मुताबिक एक छोटी सी वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में से हम बता सकेंगे कि हाउ दिस सेलेक्टिव अटेंशन इज consequentially building the selective perception, which is not finely tuned perception, rather than it's a selective, or जिस चीज को हम देखना चाह रहे हैं उसी का है। So it's a researcher videos, जिसमें से बहुत previously 1999 की वीडियो है। Let's see, this is a test of Salmon and Cabers साहब की। अच्छा, इसमें अब हम इस वीडियो में से देखना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे कुछ प्लेयर है जो बास्केटबॉल लेके एक दूसरे को पास दे रहे हैं, उसमें से कुछ ने व्हाइट कलर के शर्ट्स पहने हुए, किसने ब्लैक के। नाउ यू हैव टू काउंट जिन्होंने व्हाइट पहना हुआ है वो कितने पासेस कितनी मरतबा बॉल जो है वो पास करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वाचिंग दिस। ये आप देख रहे हैं कि दोनों तरह के लोग जो हैं वो एक दूसरे को बाल के पास दे रहे हैं। सो आपने काउंट करने के जो वाइट शर्ट वाले हैं वो कितने पासेस दे रहे हैं एक दूसरे को। कीप काउंटिंग दोज पीपल एंड कीप कंसंट्रेटेड ऑन दैट। So now the question is, how many passes did you count? कितनी किए जी? The correct answer is 15 passes. हाँ जी, अब आप अपना देखिए कि आपने कितने काउंट किए थे और आपने कितने मिस किए। बट हमारी कहानी पासेस से रिलेटेड नहीं है। पासेस को हमने यूज किया था एज अ सेलेक्टिव अटेंटिव ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि जी व्हाट वाज द पर्पस। आपने इसमें से कोई गोरिल्ला देखा है? अब आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ यू हैव मिस्ड द प्रेजेंस ऑफ दिस गोरिल्ला थिंग।
दिस इज व्हाट वी, बिकॉज वी वर इंटरेस्टेड इन दीज पासेस, एंड पासेस की वजह से जो था वो हम उसको हम उस तरह नहीं देख पाए जिस तरह majority of us, 70-80% of us will not be noticing this gorilla thing. That was because के जी चूंकि हम we were interested in the passes between those who were wearing shirts, white shirts, so हम उसमें इंटरेस्टेड थे, जिसकी वजह से हम दूसरी चीजों को, सेंसरी इनपुट्स को नहीं देख पा सके। अब ये सारी जब हम जजमेंट करते हैं तो इसमें से हमारे कुछ शॉर्टकट हम यूज करते हैं। शॉर्टकट इसलिए यूज करते हैं ताकि हम उस पूरे प्रोसेस में ना गुजरे कि सेंसरी इनपुट्स हों, सेंसरी इनपुट्स से हमारे फिर अटेंशन ग्रेविंग हो, अटेंशन ग्रेविंग से फिर उसकी सेंसेशन के बाद उसकी एट्रीब्यूशन चल पड़े, हम उसकी इंटरप्रिटेशन करें, हम उसको मीनिंग असाइन करें। तो हमने कुछ शॉर्टकट बनाई हुई हैं हम जब हम दूसरे को जज कर रहे होते हैं, और ये शॉर्टकट्स फाल्टी हैं। These are errors in judgment about others because we are not going to process the whole thing. So हम शॉर्टकट बनाए। द सेम एग्जांपल जो हमने लेट कमर के बारे में की थी, अब एक साहब है बिन वो लेट आए हैं, तो सीईओ साहब जो हैं, he is thinking about that why Ben is late. So fundamental attribution error is such type of judgmental error about others जब हम किसी को जज कर रहे हैं जिसमें हमारा फोकस उस सिचुएशन की बेस पे नहीं होता। हम देखते हैं कि ये बंदा जो हैबिचुअल लेट कमर है, उसको हम उसके बजाय देखते हैं कि ये जो बंदा है ये क्योंकि हाई लेट कमर, इररिस्पॉन्सिबल बंदा है, ये आया ही इसी लेट आता है इसलिए किसकी पर्सनालिटी है इसलिए। हम सिचुएशन एनालिसिस को नहीं देखते, हम दूसरे सेंसरी इनपुट्स को नहीं टेक इनटू अकाउंट लेते। जैसे हो सकता है ह्यूज ट्रैफिक हो, बारिश हो रही है, कुछ और है, या कोई हमने टास्क दिया एक बंदे को और एक बंदा जो है वो उसको परफॉर्म नहीं कर पाया, तो हम विदाउट डिगिंग इनटू द काजेस ऑफ दोस थिंग हम कहेंगे कि ये बंदा है ही इररिस्पॉन्सिबल। इररिस्पॉन्सिबल बंदे के साथ ही ऐसा होता है, दूसरे ने कभी ऐसा नहीं किया। So this is what we call a fundamental attribution error. Self-serving bias, जब हम कुछ अचीवमेंट कर लेते हैं, कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं, तो we say that it is because of me. But if something bad happens to me, I say that this is because of the external thing. For example, I got a plus, flying colors के साथ pass हुआ with distinction. So I say because I was smart, I was intelligent, I was hardworking. That's why I got a plus or for GPA. But if I got some bad marks, F or C grade or D grade, तो कहेंगे ये टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, टीचर का इशू था, वो सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा था, उसमें मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं था। So whatever negative is happening, I'm attributing it to external things to me. जब चीजें अचीवमेंट की हो तो अचीवमेंट वाली चीजें मैं फिर अपने ऊपर लेता हूँ कि जी ये मैंने वजह किया। सो दैट्स वन अनदर शॉर्टकट कि हम सारी चीजों को विदाउट digging into the details कि why I achieve it and why I failed in not achieving things. So हमने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है कि जी जो अच्छा होता है वो मेरे वजह से है, जो बुरा है वो लोगों की वजह से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से। So this is another shortcut about judging about our own self. Then comes the hollow effect and contrast effect. Hollow effect ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक, सिंगल ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक लेके उसके बेस पे उसके मल्टीपल जजमेंट करते हैं अनरिलेटेड फैक्टर्स की, उसी चीज की। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी बंदा फिजिकली अट्रैक्टिव, physically attractiveness has nothing to do with the mental ability, to the smartness of a person, to the IQ level, to the EQ level, to the EI emotional intelligence level. लेकिन we usually think so कि physically attractive, this person will be very smart cognitively and he will be doing very best. इसी तरह हमारे हाई एनर्जी एम्प्लॉय जो हैं, हम उसको जब बस असाइन करते हैं, टास्क दे रहे होते हैं, तो हम कहते हैं दिस पर्सन इज वेरी एम्बिशियस, वेरी हार्ड वर्किंग, ये बहुत कुछ कर सकता है, without going into the details of the task और उसकी compatibility या synchronization with that person personality and abilities, knowledge and skills kit, हम कहते हैं नहीं this person can do a lot. इसी तरह हम यूजुअली देखते हैं कि जो बंदा वेल ड्रेस्ड है, हम कहते हैं this person is very fine gentleman and he's a very smart one. This thing has nothing to do with the creativity or the smartness of a person.
ठीक है। इसके मुकाबले में कंट्रास्ट इफेक्ट है। कंट्रास्ट इफेक्ट में हम देखते हैं, हम जब किसी को एवेल्युएट करते हैं तो हाई रैंकर्स के साथ या लोअर रैंकर्स के साथ करते हैं, मतलब बहुत कंट्रास्ट। एक बंदा है जो कि एक एवरेज पर्सन है, और एवरेज पर्सन को हम हाई अचीवर के साथ उसके के साथ इवेल्युएट कर रहे हैं। अब एवरेज को एवरेज के साथ होना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट जो इसका बैकग्राउंड है दोनों डिफरेंट है। अब डिफरेंट बैकग्राउंड की वजह से जो सिमिलर लेवल के लोग हैं उनको इवेल्युएट किया जा सकता है एक जगह पे, जो डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं उसको एक जगह से नहीं कर सकते। उसकी दो एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे आपको दो ग्लासेस नजर आ रही हैं, दोनों में पानी है, एक के पीछे डार्क है, एक के पीछे जो लाइट है। अब लाइट वाले में हमें नजर आ रहा है देयर इज सम वाटर लाइक थिंग व्हिच इज ट्रांसपेरेंट, सो हम परसीव करते हैं कि देयर इज सम वाटर। ये जहाँ डार्क वाला है वहां पे हमें वी आर अनसर्टेन दैट देयर इज सम डार्क some black fluid there, or it is empty, or it is some other shape maybe। so ये बैकग्राउंड जो है ये हमें अब, चूंकि हम दोनों जब डिफरेंट बैकग्राउंड है, वो डिफरेंट बैकग्राउंड हमें डिफरेंट कहानी सुना रहे होते हैं। ये बॉक्सेस देख ले, इस बॉक्सेस में से जो कलर ऑफ द फॉन्ट है वो हमने एक ही यूज किया है, द ब्राइट येलो। लेकिन उसके बैकग्राउंड डिफरेंट होने की वजह से ये थोड़ा सा ग्रीनिश और ये थोड़ा सा रेडिश होने की वजह से, या ऑरेंज टाइप के होने की वजह से, हमें इन दोनों की इंटेंसिटी में भी जो येलो इंटेंसिटी है वो दोनों डिफरेंट नजर आ रहे, बिकॉज दीज थिंग्स आर, जो इसके बैकग्राउंड डिफरेंट है। हमारे एक बैकग्राउंड में करेंगे सो वी विल बी हैविंग द सेम ब्राइटनेस ऑफ ब्राइट येलो कलर। Stereotyping is another judgmental error about others। यहाँ पे हम किसी के एट्रीब्यूट्स या चीज को देखे बगैर उसकी एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, टू विच ग्रुप ही और शी बिलोंग्स। तो हमने हर ग्रुप के स्टीरियोटाइपिंग की हुई है कि ये ग्रुप ऐसा है, इसके ये एट्रीब्यूट्स है, उसके हर ग्रुप मेंबर्स के यही होंगे। तो जब हम किसी बंदे को उस ग्रुप में डाल देते हैं, सो उस ग्रुप के सारे एट्रीब्यूट्स हम उसके साथ मुंसलिक कर देते हैं कि ये इसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे बिकॉज ही बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। अगर वो उस ग्रुप के साथ बिलोंग करता है सो देन इट विल बी, अगर नहीं है तो नॉट। बट इट इज नॉट द केस बिकॉज इट्स नॉट यूजुअल, इट्स नॉट इवन साइंटिफिक कि किसी ग्रुप के मेंबर्स, सारे मेंबर्स जो हैं वो सिमिलर बेस पे होंगे, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एंड एट्रीब्यूट्स होंगे। ये जो जितनी भी हमारे स्टीरियोटाइपिंग है बेस करती है हमारे एज, जेंडर ओरिएंटेशन पे, रेस, एथनिसिटी, नेशनैलिटी, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, लैंग्वेज एंड सो फोर्थ। जैसे हम यूजुअली स्पेशली जेंडर स्टीरियोटाइप्स की बात की जाए तो हम कहते हैं कि वुमेन्स आर सबमिसिव इमोशन, वो बड़े क्लीन, नीट, केयरिंग होते हैं, जबकि मेंस आर वेरी एग्रेसिव, दे हैव नो इमोशन और लेस इमोशन, उनके लिए इमोशन डिस्प्ले नहीं करते। वुमेन आर वेरी ओपनली डिस्प्लेइंग देयर इमोशंस। सो ये कहानी जो है, ये एट्रीब्यूट्स जो हैं वो जेंडर बेस हैं। इसी तरह जेंडर के अलावा भी, फॉर एग्जांपल इट इज वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी स्पेसिफिकली कि डॉक्टर वर्सेस इंजीनियर का एक स्टीरियोटाइपिंग हमने बनाया हुआ है कि इंजीनियर्स को हम एक नज़र से देख रहे होते हैं और डॉक्टर्स को किसी और नज़र से। डॉक्टर समझता है कि इंजीनियर हैज उसकी क्या एबिलिटी है, उसने चूंकि मेडिकल साइंसेस, डॉक्टर मींस मेडिकल डॉक्टर, कि जो डॉक्टर है वो उसकी मेडिकल थिंग्स पे उसको गिरफ्त हासिल है, सो ही सेज कि आई एम द वन हु हैव दिस knowledge about the human body। इंजीनियर कहता है कि दिस इज वी आर द पीपल हु आर डूइंग दिस थिंग। और ये स्टीरियोटाइपिंग एक दूसरे के जहन में भी है और सोसाइटी में भी है। तो सोसाइटी डॉक्टर को उस प्रोस्पेक्ट में देखती है, इंजीनियर को उस प्रोस्पेक्ट में देखते हैं, या इंजीनियर डॉक्टर्स को उस प्रोस्पेक्ट में देखते हैं और डॉक्टर्स जो है इंजीनियर्स को यूजलेस समझते हैं। इसी तरह एथनिक, डिफरेंट एथनिक कल्चर में, एथनिक ग्रुप्स में रहते हुए एक एथनिक ग्रुप ए जो है वो ग्रुप बी को जो है वो समझ रहा है कि इनके जो एट्रीब्यूट्स है ये तो है, किसी चीज की समझ नहीं है इनको, ये बड़े जी ये चीजें गा रहे हैं, इसकी वजह से जो है इनकी जो आईक्यू लेवल है वो इस तरह नहीं है। दूसरे कहते हैं यार ये तो सादे, ये इतने ग्रुप वाले बड़े सादे बोले हैं, इनको तो बड़ी जल्दी से आप रिसीव कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट रिलीजन्स के मुताबिक हमारे डिफरेंट परसेप्शंस हैं, लाइक क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्ध,
हिंदुइज्म एंड सो एंड सो फोर्थ। इसी तरह अगर डिसिप्लिन वाइज दिया देखा जाए कि जो साइंसेज हैं, हार्ड साइंसेज हैं, फिर सोशल साइंसेज और फिर आर्ट्स, लिबरल आर्ट्स हैं, अब ये आपस में भी फिर इनकी आप एक दूसरे के बारे में स्टीरियोटाइपिंग है। आर्ट्स वाले समझते हैं कि साइंस वाले बड़े, हार्ड साइंसेज वाले जो हैं वो तो उसमें एस्थेटिक सेंस ही नहीं होती, ये चीज़ों को क्या, ये लाइफ को क्या समझते हैं, ये 2+2 हर चीज़ को 2+2 कर देते हैं। इनके लिए हर चीज़ जो है बट मालिक्यूल से बनी है, दे आर नॉट इमोशंस थिंग्स। जो आर्ट्स साइंस वाले हैं वो आर्ट्स वालों के बारे में कहते हैं कि इन्हें क्या पता जिंदगी क्या है, दे आर ओनली अबाउट द पोएट्री एंड दिस थिंग एंड दैट, लैंग्वेजेस है ये, दीज आर यूजलेस थिंग, द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट अस। इस तरह मैनेजमेंट साइंसेस के विद इन दैट फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग के एचआर वाले फाइनेंस वालों को समझते हैं कि ये दे प्लेइंग विद नंबर्स, सो दे बिकम अ नंबर, दे आर इमोशनलेस। क्योंकि फाइनेंस वाले एचआर वालों को कहते हैं जी, एचआर वालों की तो अपने आप को समझते हैं कि क्योंकि हम लेकर आए हैं तो हम ही सब कुछ हैं, आप क्या हैं। इसी तरह एचआर और फाइनेंस वाले मार्केटिंग वाले के बारे में सोच रहे हैं कि जी मार्केटिंग वाले अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं और समझते हैं वी आर ब्रिंगिंग बिजनेस टू यू पीपल, so that's why we are the most important thing. So ये आपस में इनके भी स्टीरियोटाइपिंग हुई होती है। अब ये सारी चीजें किस तरह हमें अफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में? ये सारी चीजें मोस्टली जब हम जजिंग की बात, जजमेंटल होने की बात करते हैं, सो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में मेजर कॉज आता है, मेजर इशू आता है। उसमें से ये है कि इंटरव्यूअर है वो जब शुरू करता है तो शुरू में जो हमने बात की थी टाइम वगैरह की, परसेप्शन की, तो टाइम जब अर्ली है, फ्रेश होता है, तो ऑब्जेक्टिवली लेंथ इंटरव्यू लेता है, 20 मिनट 15 मिनट ईच कैंडिडेट, वो बड़ा ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन करता है वगैरह वगैरह। लेकिन वो उस वक्त भी उन चीज़ों से असर ले रहा है, वेल ड्रेस्ड है बंदा, वेल वर्स्ड है, लैंग्वेज उसकी अच्छी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर थिंग की जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसके मुतालिक उसने ज़्यादा वो नहीं होती। तो यहाँ पे हम जजमेंटल एरर बहुत ज़्यादा करें। इसी तरह टाइम के गुजरने के साथ ही फिर जब हम कहते हैं कि लाइफ टाइम में 20 मिनट 15 मिनट में आई कैन हैव अ गुड इनसाइट ऑफ अ पर्सन बाय क्वेश्चनिंग और 20-30 टाइम, लेकिन 3 मिनट में अगर लास्ट टाइम में मैं कर रहा हूँ, सो हाई आई विल बी गुड एट having an insight of that person. So इसीलिए agreement among the interviewer is often poor. एक बंदा एक prospect से देख रहा है, दूसरा दूसरे पर, क्योंकि एक की कुछ शॉर्टकट्स वो यूज कर रहा है about judging others by दूसरा। इसी तरह परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में ये इश्यूज बड़े आते हैं, उसमें तो रेसेंसी एरर भी आया एंड सो मेनी अदर्स है। लेकिन ये जो जजमेंटल एरर्स हैं वो और भी ज्यादा हो जाते हैं जब हमारी अप्राइजल सब्जेक्टिव टर्म्स में हो, सब्जेक्टिव मेजर्स हो, पंक्चुअलिटी है, लॉयलनेस है, कमिटमेंट टू द वर्क है, हार्ड वर्किंग है। अब ये टर्म, दीज आर टर्म वेरी सब्जेक्टिव टर्म। तो जब सब्जेक्टिविटी पे बात आती है तो हम शॉर्टकट यूज करते हैं। वो शॉर्टकट यूज करते हुए फिर हम यूजुअली बात है कि देन वी आर बिकम बायस्ड अबाउट समथिंग। लाइक दो बातें हम करेंगे, दो इफेक्ट की हम बात करें, पैगमेलियन इफेक्ट की और गोलेम इफेक्ट की, जो कि परफॉर्मिंग एक्सपेक्टेशन कम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की है। पैगमेलियन इफेक्ट ये कहता है कि जिस तरह मेरी बिलीफ है, ठीक है जी, उसी तरह मैं बिहेव करूंगा, मेरे पर्सनालिटी मेकअप की तरह उसी तरह मैं बिहेव भी करूंगा। उसी तरह मैं चाहता हूं कि जो मेरी टीम है वो भी इस तरह बिहेव करे। इफ दे आर डूइंग एज पर माई एक्सपेक्टेशन, एज पर माई बिलीफ सिस्टम और एज पर माई एक्शन, उसके उनके एक्शन सिंक्रोनाइज होते हैं, तो आई विल बी इवैल्यूएटिंग देम पॉजिटिवली। इफ इट इज नॉट, सो आई विल बी सेइंग कि जी ये बंदा ने अच्छा भी काम किया, लेकिन जो मेरी बिलीफ है, मेरा एक्शन टाइम, मेरे टाइप ऑफ, मेरी जो स्टाइल ऑफ वर्किंग उससे हट के है, सो देन आई विल बी सेइंग इट्स नॉट it is not confirming me, so it either challenging me or it is a negative person. इसी तरह गोलेम इफेक्ट में जब हम किसी बंदे को बार बार नेगेटिवली रीइंफोर्स करते हैं, नेगेटिवली बात करते रहते हैं, सो वो बंदा भी, उसकी जो परसेप्शन है वो भी, उसकी सेल्फ एस्टीम डिस्टर्ब हो जाती है, और क्योंकि अपने बारे में जो परसेप्शन है जिसको हम कोर सेल्फ इवैल्यूएशन कहते हैं, वो कोर सेल्फ इवैल्यूएशन नेगेटिव हो जाती है एंड ही स्टार्ट थिंकिंग आई कैन नॉट डू थिंग्स। So these were some biases. These were effects of the shortcomings, shortcuts, judgmental shortcuts जो हैं, जो कि हम यूज करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग में। मजीद हम यहाँ से डिस्कशन लेकर चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, which will be about the decision making model and then how
perception is influencing our decision. यहाँ पे तो हम सिर्फ एक और लोगों की जजमेंट उनके बारे में जजमेंटल होने की बात कर रहे थे. Now we will be talking about decision making in any sense. उस तरह एक पर्सन जब डिसीजन ले रहा होता है उसके परसेप्शन उसको कैसे अफेक्ट करते हैं. So it will be discussed in next lecture, second lecture of this series. Till that time, Allah Hafiz, stay blessed, stay safe.